हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सक्रिय मोड के माध्यम से कणों के परिवहन के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी एटीपी। सक्रिय मोड यानी एक्टिव मोड के माध्यम से कणों के परिवहन के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। परिवहन के सक्रिय मोड में कण का परिवहन सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, इसलिए सक्रिय परिवहन के लिए कणों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं उसे एंडोस्मोसिस कहते हैं, जबकि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी के अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं उसे एक्सोस्मोसिस जो है कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि सक्रिय परिवहन पदार्थों को उनकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध स्थानांतरित करने के लिए एटीपी जैसे रासायनिक ऊर्जा का उपयोग जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में कितने अलग अलग घटक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी 3। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में जो है 3 अलग अलग घटक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का प्रत्येक अणु हजारों जो है इकाइयों या एकलकों का बना होता है। इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स में जो है कुछ अणु न्यूक्लियोटाइड्स के अणु में निम्नलिखित पदार्थों के जो है अणु पाए जाते हैं, जैसे शर्करा हो गया, फास्फेट हो गया और नाइट्रोजनी क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 है कि हम किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया की दर को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। 113 का होगा ए, प्रति इकाई समय में बनने वाली उत्पाद की मात्रा। तो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन की दर प्रति इकाई समय में बनने वाले उत्पाद की मात्रा की मात्रा से व्यक्त की जा सकती है। भौतिक परिवर्तन जो है प्रतिवर्ती होते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन प्रतिवर्ती नहीं होते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया वह होती है जिसमें अभिकारक अणुओं के भीतर बंधन टूट जाते हैं और एक नया पदार्थ बनाने के लिए उत्पाद अणुओं के भीतर नए बंधन बनाते हैं। ठीक है, देखिए, परमाणु या आयन या अणु जो प्रतिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। बनने वाले नए परमाणु या अणु उत्पाद है। रासायनिक जो प्रतिक्रिया है यह द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 114 कि इनमें से कौन सा कथन जैव अणुओं के बारे में सत्य है। सी ऑप्शन, बायोमोलेक्यूल्स की अपनी दक्षता होती हैं। बायोमोलेक्यूल्स की अपनी दक्षता होती हैं। कथन जैव अणुओं के बारे में सत्य है। बायोमोलेक्यूल्स ऐसे अणु हैं जो जीवित जीवों के रखरखाव और जो है चयापचय प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। जैव अणुओं की कुछ विशेषता हैं। इनमें अधिकांश कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें विशिष्ट आकार और आयाम जो है निर्धारित होते हैं और क्रियात्मक समूह उनके रासायनिक गुणों को निर्धारित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव अणुओं में चयापचय संश्लेषण को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन, यानी उपचय। तो देखिए, जैव अणुओं में चयापचय संश्लेषण को जो है उपचय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अणुओं का टूटना अपचयन कहलाता है। कोशिका के माध्यम से सभी आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण जो है उपचय क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर होता है। बी ऑप्शन, बायोटीन। तो बायोटीन जो है सल्फर युक्त विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है और रेटिनॉल विटामिन ए है। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। बायोटीन का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है C10H16N2O3S। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। नेक्स्ट है, आहार नाल की सबसे आम बीमारी क्या है? ए ऑप्शन, सूजन।
आहार नाल की सूजन बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण होने वाली सबसे आम बीमारी है। यह संक्रमण आंत के परजीवी जैसे टेपवर्म, ठीक है, राउंड वर्म आदि के कारण होता है। छोटी आंतों में होने वाली विभिन्न रोग जैसे आंत्रशोथ, कार्बोहाइड्रेट सहिष्णुता आदि हैं। उसके बाद देखिए कि बड़ी आंतों में होने वाले विभिन्न रोग है जैसे बृहदांत शोथ, अल्सर, उसके बाद है क्रोहन रोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि टाइफाइड रोग से मुख्यतः आंत प्रभावित होता है जिसे आंत ज्वर भी कहते हैं। उसके बाद है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु में से टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जो है प्रसार द्वारा अवशोषित नहीं होता है? कौन सरल प्रसार द्वारा अवशोषित नहीं होता है? 118 का होगा सी, सोडियम आयन। तो सोडियम आयन सरल प्रसार द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड आयन आमतौर पर सरल प्रसार अवशोषित होते हैं। इन आयनों की दर या मार्ग सांद्रण प्रवणता पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सुगम परिवहन विधि पचे हुए अमीनो अम्ल और ग्लूकोज रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 119 है कि किसकी उपस्थिति हड्डियों के मैट्रिक्स को कठोर बनाती है? 119 का होगा सी, कैल्शियम लवण। तो कैल्शियम लवण की उपस्थिति हड्डियों के मैट्रिक्स को कठोर बनाती है, ठीक है। मानव में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहते हैं, ठीक है। कंकाल उत्तक का प्रकार होता है, पहला उपस्थि, दूसरा होता है अस्थि। अस्थि ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। उपास्थि अन्य संयोजी उत्तक के समान भ्रूण के मीजोडर्म के उत्पन्न होते हैं। उपास्थि या मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है कि घ्राण उपकला में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो 120 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए घ्राण उपकला में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। बेसल कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, घ्राण रिसेप्टर कोशिकाएं और ब्रश सेल। घ्राण उपकला जो है न्यूरॉन्स बनाने के लिए संशोधित की जाती हैं, ठीक है। सहायक कोशिकाएं घ्राण उपकला में गैर तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि किसी संक्रमण के दौरान प्रतिदिन उत्पादित जो है एंटीबॉडी की संख्या क्या हो सकती है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए 20 ट्रिलियन, ठीक है। तो किसी संक्रमण के दौरान प्रतिदिन उत्पादित एंटीबॉडी की संख्या 20 ट्रिलियन हो सकती है। एंटीबॉडीज़ जो है ग्लोबुलिन है जो एंटीजेनिक उत्तेजना के जवाब में उत्पन्न होती हैं। उसके बाद है कि इंटरफेरॉन की खोज आइसेक्स एवं लिंडेमान ने किया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इंटरफेरॉन 3 प्रकार का होता है जैसे इंटरफेरॉन अल्फ़ा, इंटरफेरॉन बीटा और उत्पीड़ित टी होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 122। क्वेश्चन नंबर 122 है कि किस प्रकार का हेपेटाइटिस रक्त या यौन संपर्क द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? 122 का होगा ए, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस के संचरण का तरीका भोजन, कपड़े, खाने के बर्तन आदि के जो है मल संदूषण से है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी रक्त आधान और यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है, ठीक है। उसके बाद है हेपेटाइटिस के विभिन्न प्रकार हैं जैसे हेपेटाइटिस ए यह दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन से होता है। हेपेटाइटिस बी ये जो है इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न और सीमेन और जो है दूसरे फ्लूइड के जो है एक्सपोजर के कारण होता है। हेपेटाइटिस सी यह जो है ब्लड और इन्फेक्टेड इंजेक्शन के कारण होता है। हेपेटाइटिस डी जो है ये एचबीवी वायरस से संक्रमित व्यक्ति में से फैलता है। हेपेटाइटिस ई यह विषाक्त पानी और खाने के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों का सबसे सरल सदस्य है? सी मीथेन।
मीथेन कार्बनिक यौगिकों का सबसे सरल सदस्य है। वास्तव में यह एल्केन परिवहन में सबसे सरल है। एल्केन परिवहन में क्या है? सबसे सरल है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन को देखिए 3 भागों में है बांटा गया है। एक है एलिफेटिक, उसके बाद है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124। कहता निम्नलिखित में से किस बहुलक प्रकार को उसके अनुप्रयोग और गुणों के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो 124 का सी, सिंथेटिक। तो देखिए सिंथेटिक पॉलीमर को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें मानव निर्मित पॉलीमर के रूप में जाना जाता है। ठीक। उच्च अनुभार वाले यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए प्राकृतिक बहुलक है स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, प्राकृतिक रबर आदि। संश्लेषित बहुलक है पॉलीथीन, वायलॉन, पीवीसी, बेकेलाइट आदि। अर्ध संश्लेषित बहुलक है जो है वल्वीकृत रबर, सेल्यूलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 125। देखिए 125 है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? 125 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद देखिए कि राइबोसोम जो है अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे होते रहते हैं। ऐसे रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती हैं, अर्थात राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। लाइसोसोम में जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता वाले एंजाइम होते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी प्रकृति का है? तो इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए विकल्प में से कोई भी रेडियोधर्मी प्रकृति का नहीं है। ऑक्सीजन समूह 16 का सबसे गैर धात्विक तत्व है। ऑक्सीजन समूह 16 का सबसे गैर धात्विक तत्व है। सल्फर भी एक विशिष्ट गैर धातु है। उसके बाद टेल्यूरियम एक उपधातु है। पोलोनियम प्रकृति में जो है धात्विक है लेकिन इनकी अर्ध आयु कम है। फिर देखिए कि पोलोनियम रेडियोधर्मी प्रकृति का है। पोलोनियम सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियोधर्मिता की इकाई बेकुरल होता है। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की वह मात्रा जो प्रति सेकंड 3.70 इंटू 10⁻10 विघटन करती है यह क्यूरी कहलाती है। ये क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड। ठीक है। उसके बाद देखिए आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड रोग में होता है। फॉस्फोरस 32 का उपयोग अस्थि रोग में, कोबाल्ट 60 मस्तिष्क ट्यूमर एवं कैंसर के इलाज में और सोडियम 24 का उपयोग रक्त प्रवाह के वेग के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 है कि ओजोन एक शक्तिशाली ब्लीचिंग एजेंट क्यों है? तो बी ऑप्शन नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन अर्थात ओ को मुक्त करने में आसानी के कारण ओजोन एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि फोटो कॉवियर लेजर प्रिंटर और अन्य विद्युत उपकरण जैसे उपकरण में भी ओजोन का उत्पादन होता है। ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापते हैं। नेक्स्ट कहता है CFC के आविष्कार से पहले किस यौगिक का उपयोग जो रेफ्रिजरेंट के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता था? सी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए CFC से पहले सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता था। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है 129 कि प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहक की कमी होने पर जिन दवाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? 129 का बी एगोनिस्ट। तो देखिए एगोनिस्ट ऐसे दवाएं हैं जो रासायनिक संदेशवाहक के व्यवहार और गुणों को दोहराती हैं
और रिसेप्टर को सक्रिय करती हैं। ठीक है, इनका उपयोग जो है तब किया जाता है जब वास्तविक संदेश वाहक शरीर में मौजूद जो है नहीं होता है। उसके बाद देखिए पूर्ण एगोनिस्ट के उदाहरण है हेरोइन, उसके बाद है ऑक्सीकोडोन, मेथाडोन, उसके बाद है हाइड्रोकोडोन, कॉर्फिन, अफीम आदि। ठीक है, अब देखिए कि एक दवा का जो एक लक्ष्य है ये अणु से बंधन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आँखों के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? डी ऑप्शन। तो देखिए कि बोरिक एसिड या एसिडम बोरिकम एक पतले जलीय घोल के रूप में तैयार किया जाता है और आँखों के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य किया जाता है। डेटॉल टिंचर ऑफ आयोडीन और आयोडोफॉर्म सामान्य एंटीसेप्टिक्स हैं जिन्हें घावों के इलाज के लिए सीधे घावों पर लगाया जाता है। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H3BO3 होता है। बोरिक अम्ल को जो है डाइबोरेन और बोरोन के हेलाइड्स के जो है हाइड्रोलिसिस से तैयार किया जाता है। बोरिक अम्ल का उपयोग एंटीसेप्टिक, कीटनाशक, ज्वालामंदक, न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल परमाणु के थॉमसन मॉडल के समान है? 131 का होगा डी ऑप्शन। परमाणु के थॉमसन मॉडल को अलग अलग नाम जैसे बेर का हलवा, तरबूज और किशमिश का हलवा मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, थॉमसन परमाणु मॉडल की जो है तुलना तरबूज से की जाती है, जिनके अनुसार तरबूज के बीज जो है ऋणात्मक आवेशित कणों के रूप में रहता है। ठीक है, अब देखिए कि थॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक व्यवस्था के रूप में जो है एम्बेडेड किया गया है और इस तरह से सकारात्मक चार्ज एक गोले के चारों ओर समान रूप से वितरित किया गया है। इस मॉडल में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित माना जाता है। नेक्स्ट कहता एक खुली प्रणाली निम्न में किसके स्थानांतरित की अनुमति देता है? सी ऑप्शन, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों। एक खुली प्रणाली परिवेश से द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों के हस्तांतरण की अनुमति देता है। एक खुली प्रणाली का एक उदाहरण मानव शरीर है, जैसे हम भोजन की ऊर्जा को उपभोग करते हैं और अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 133। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यदि वे एक दूसरे को छूते हैं तो क्या करेंगे? तो ई ऑप्शन। तो देखिए कि दो समान रूप से अवशोषित गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यदि एक दूसरे को छूते हैं तो वे न तो आकर्षित है और न ही विकर्षित। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F समानुपाती Q1 Q2 यानी F समानुपाती 1/r। ठीक है, यानी F बराबर क्या होता है? तो F बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। ठीक है, और इंटू Q1 Q2 अब बट्टा में क्या होता है? r²। Q1 Q2 r²। 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 134 है कि किसी परिपथ से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? सी ऑप्शन। तो देखिए किसी परिपथ से इलेक्ट्रॉनिक धारा प्रवाहित होती है। गति में आवेश विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आवेश के प्रवाह की दर जो है विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा टाइम, यानी I बराबर Q/T। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा का मात्रक जो है विद्युत धारा का मात्रक कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर होता है 10 × 10⁹ एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 135 है कि निम्नलिखित में से कौन जो विक्षेपण का कारण है? ए ऑप्शन, अपवर्तन। अपवर्तन विक्षेपण का कारण बनता है जब किसी पदार्थ से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तित हो जाती है। ठीक
इसी प्रकार जब प्रकाश की अलग अलग तरंगदैर्घ्य विभिन्न कणों पर जो है अपवर्तित होती हैं तो विक्षेपण होता है, जिससे प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। जब प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसके रंगों के घटक पर्दे पर अलग अलग पट्टियों में विभाजित होने ही प्रकाश का जो है विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य उसके अपवर्तन की डिग्री निर्धारित करती हैं। सफ़ेद प्रकाश विभिन्न तरंगदैर्घ्यों से बना होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मक्खी दूरबीन अभिदृश्यक पर बैठी है, दूर स्थित वस्तु के अंतिम प्रतिबिंब की तीव्रता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ए ऑप्शन, कम करता है। तो एक मक्खी दूरबीन के अभिदृश्य पर बैठी है, यह दूर स्थित वस्तु के अंतिम प्रतिबिंब पर प्रभाव कम करता है। क्या करता है? कम करता है। खगोलीय दूरदर्शी जो है आकाशीय पिंडों को देखने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बीच में बना प्रतिबिंब छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 137 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है? सी ऑप्शन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है। प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार से गमन करता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति में परिवर्तन के कारण उसकी दिशा बदल जाती है। अपवर्तन एक तरंग का मुड़ना है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, और यह तरंग का मुड़ना या झुकना दो पदार्थों के बीच घनत्व में अंतर के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट, एक प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है, तरंग की ऊर्जा कैसे परिवर्तित होगी? एक तो होगा घटता है। ठीक है, तो जब एक प्रकाश तरंग वायु माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग की ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि प्रकाश तरंग का एक भाग वायु में परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश तरंगें वायु से कांच में जाती है तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। प्रकाश फोटोन ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो ऊर्जा के छोटे पैकेट होते हैं। प्रकाश ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक क्या है? स्रोत है। नेक्स्ट 139 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? बी ऑप्शन, तो यानी बेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई। बेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई है, यह कथन असत्य है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है। केल्विन तापक्रम मापने की इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है। बेल जो है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। 1 डेसीबल बराबर होता है 1/10 बेल। नेक्स्ट है कि 4 kg वजनी एक वस्तु स्थिर अवस्था में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती हैं। इस बल द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए वस्तु द्वारा किया गया कार्य होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी W बराबर होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको 1/2 m। तो m कितना है? 4, द्रव्यमान है 4, इंटू वेग जो है 5 का स्क्वायर माइनस कितना होगा? तो देखिए यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती हैं। ठीक है, और निरंतर बल होने पर u कितना लेंगे? तो u यहाँ पे 0 लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना? तो 2 दूनी 4, यानी 2 × 25, यानी कितना होगा? 50 जूल। कितना होगा? 50 जूल, यानी सी ऑप्शन। देखिए यह 2 स्थितियों पर गतिज ऊर्जाओं के बीच का अंतर है, इससे हमें किया गया कार्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 141, देखिए 141 है कि एक कण x दिशा में एक बल कार्य करता है जो ग्राफ में दिखाए अनुसार भिन्न होता है। कण पर किया गया कार्य जो है ज्ञात कीजिए। तो देखिए किया गया कार्य बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। किया गया कार्य क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल, अब प्लस में होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपको, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो 4 है, 4, तो ये होगा लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक 4, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 2,
तो लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। अब प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से देखिए यहाँ से है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 6 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6 - 4 यानी 2, कितना होगा 2 होगा, और ये तो यहाँ से 2 है ही। तो क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 8 प्लस में 2 यानी कितना होगा 10 जूल, कितना होगा 10 जूल, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो 141 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, क्या होगा तो राइट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 142 कहता है मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, बी ऑप्शन। किसी दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर, किसी दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऊष्मा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना या स्थानांतरित होना ऊष्मा का संचरण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कि विकिरण विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन और संवहन ऊष्मा संचरण विधियों में ऊष्मा संचरण के माध्यम की जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड के बारे में निम्न में से क्या कहा जा सकता है जो निरंतर वेग से गति कर रहा है, तो बी ऑप्शन, यह गतिशील संतुलन में है। तो जब कोई पिंड निरंतर वेग से गतिमान होता है तो उस पर कोई शुद्ध बल कार्य नहीं करता, इसलिए पिंड का संतुलन में रहता है। लेकिन वस्तु गतिशील है, इसलिए यह संतुलन को गतिशील संतुलन के रूप में जाना जाता है। स्थितिक संतुलन तब होता है जब वस्तु विराम की स्थिति में होता है। गतिशील संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें समवर्ती बलों का परिमाण शून्य होता है लेकिन वेग शून्य नहीं होता है। स्थितिक संतुलन में सभी बल और त्वरण शून्य के बराबर होता है, इसमें त्वरण और वेग दोनों शून्य है। और समतलीय बल में जो है बल एक ही तल में कार्य करता है। समतलीय बल के सभी बलों का योग शून्य होनी चाहिए। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें उत्पन्न होती हैं, ए ऑप्शन, गामा किरणें। परमाणु के नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो है गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। देखिए गामा किरणों की खोज पॉल विलार्ड ने किया था और रक्त किरण वायुमंडल को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि फोटो केमिकल स्मॉग मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो 145 का होगा राइट आंसर होने वाला है, ए ऑप्शन। तो देखिए कि फोटोकेमिकल स्मॉग मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाता है। यह तब बनता है जब वायु प्रदूषक सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे रासायनिक द्रव में हवा में सूर्य के प्रकाश के साथ जो है प्रतिक्रिया करके कोहरा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है निम्नीकरणीय अपशिष्ट है, तो बी ऑप्शन, खाद्य अपशिष्ट। खाद्य अपशिष्ट जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं। पॉलीथीन बैग, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हैं, जबकि खाद्य अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 147 की यदि बात करें, 147 है कि कैल्शियम पानी की किस विशेषता में योगदान देता है, ए ऑप्शन, कठोरता। तो कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण होती है। सल्फेट लवण जो है ये अस्थायी कठोरता में योगदान करते हैं, जबकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवण जो है अस्थायी कठोरता में योगदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं शामिल किया गया है, तो 148 का होगा सी, स्थानिक पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 149 कहता है एक इकाई वेक्टर का परिमाण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ई। तो देखिए एक इकाई वेक्टर का परिमाण इकाई है, यह सिर्फ एक वेक्टर की दिशा देता है। एक
इकाई वेक्टर की कोई इकाई या आयाम नहीं होता। इकाई वेक्टर का परिणाम एक होता है। इकाई सदिश को एन यूनिट वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है। एन यूनिट वेक्टर बड़ा होता है सदिश राशि बट्टा सदिश राशि का परिणाम। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 150 यानी लास्ट है कि सुमेलित जोड़े की पहचान कर इंगित कीजिए। तो डी ऑप्शन। तो देखिए नॉकनी रोग जो है फ्लोराइड के प्रदूषण से होता है। मिनीमाता रोग पारा प्रदूषण से होता है। ब्लू बेबी रोग जो है नाइट्रेट प्रदूषण से होता है। इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।